नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वैभव और आप देख रहे हैं मक्केश्वर अवेकन्स। आखिरकार भारत में वो खेल शुरू ही हो गया जिसका अंदेशा हम काफी वक्त से लगा रहे थे। वही खेल जो हमने इसके पहले भारत के पड़ोस में श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और अभी हाल फिलहाल में फिलीपींस में भी हो रहा है, इन सारी जगहों में देखा। वही खेल भारत में अब छोटे पैमाने पर ही सही शुरू हो चुका है। जैसा कि हम सबको पता ही है कि भारत में रिजीम चेंज की कोशिशें तो 2019 से ही लगातार चल रही हैं, अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से। हालांकि अब तक ये आंदोलन शांति प्रिय थे, अलग किसान आंदोलन को छोड़ दें तो, लेकिन अब ये अराजक रूप लेना शुरू कर चुके हैं। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं लेह लद्दाख की, जिसके यहाँ ये सैंपल टेस्ट हुआ है। पर सामान्य जनता में जो बातें बताई जा रही हैं कि भैया ये तो उनके स्टेटहुड की मांग थी, 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग थी, ऑटोनोमस बॉडी देने की मांग थी, तो इसमें क्या बुराई है, सरकार को मान ही लेना चाहिए। पर ये जितना सतही तौर पर आसान और प्रैक्टिकल दिख रहा है उतना है नहीं। और क्या सिर्फ ये जनता की मांग थी या जनता में बाहर से भी लोग लाकर इसमें शामिल किए गए थे? क्या इसमें चाइना का भी रोल रहा या अमेरिका का भी रोल है? और ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं है कि उनकी मांगों को मान लिया जाए, इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि सरकार आखिर क्यों नहीं मान रही, उसमें टेक्निकल पेंच कहां पे आ रहा है। इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का भी एंगल शामिल हो गया है, जो कि हाल ही में लेह और लद्दाख में पाया गया था। उसकी भी बात करेंगे कि इस प्रोटेस्ट वगैरह के पीछे वो कारण कैसे बन रहा है, और अगर सरकार इन लोकल मांगों को मान लेती है तो इसमें देश को क्या नुकसान हो सकता है, और लेह लद्दाख को भी फायदा कुछ खास इससे होगा नहीं। तो पहले थोड़ी सी क्रोनोलॉजी की बात कर लेते हैं कि आखिर ये सब जो बॉयल हुआ है वो किसका बिल्डअप है। तो जैसा कि हम लगातार देखते ही आ रहे हैं कि 2024 इलेक्शन के पहले भी, इनफैक्ट 2019 इलेक्शन के पहले ही राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि बस कुछ महीनों बाद ही, 6 महीने बाद जब 2019 का इलेक्शन हो जाएगा तो इस देश का जो युवा है वो मोदी को दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पे मारेगा, उसकी पीठ पर डंडे मारेगा। ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं। हालांकि तब तो वो करना चाहते थे सीए प्रोटेस्ट, फिर किसान आंदोलन, लेकिन कर नहीं पाए, सरकार ने उसको मैनेज कर लिया। उसके बाद भी अगर 2024 इलेक्शन की बात करें तो इस दौरान भी न्यूज में ये प्रेवलेंटली सब जगह चल रहा था कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है रिजल्ट आने के पहले ही, क्योंकि उनको अंदाजा था कि रिजल्ट उनके खिलाफ ही आएगा, कि भैया जितने भी कांग्रेस के दफ्तर हैं वहां पे इकट्ठा होइए, और जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट घोषित होगा तो हम सड़कों पर निकलेंगे और इसका विरोध करेंगे। और जाहिर बात है अराजक विरोध ही करते, वायलेंट विरोध ही करते, क्योंकि वो बार बार ये बात कहते रहे कि केरोसिन जो है पूरे वो देश में छिड़क दिया गया है, सिर्फ आग लगाने की देर है। पर भगवान की कृपा कहिए या क्या चमत्कार कहिए कि भाजपा की सीटें कम हो गई, 240 ही हो गई और इनको 99 आ गया, तो ये खुश हो गए, मोरल विक्ट्री क्लेम करने लग गए, जिस वजह से अराजकता उस वक्त में रुक गई। लेकिन फिर अगले 1 महीना होते होते इनको रियलाइजेशन हुआ कि अरे भैया सत्ता में तो हम है ही नहीं। उसके बाद से लगातार देश में भी और दुनिया में भी जिस तरह की उथल पुथल चल रही है, जैसा हमारा अमेरिका से भी पंगा हो गया, और अमेरिका जो है वो रिजीम चेंज जो भी उसकी बातें नहीं मानता है वो लगातार करने की कोशिश कर ही रहा है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें ये सब कुछ हो चुका है। जापान के शिंजो आबे को भी मरवा दिया, वहां पे जो अभी हालिया जो प्रधानमंत्री थे उनको भी इस्तीफा देना पड़ गया ये ट्रेड डील के कारण से। तो ये सब क्या हो क्या रहा है, ये एक एक छोटे देशों में इस तरह की अराजक स्थितियां क्रिएट कर करके वो भारत तक आना चाहते हैं, और भारत में फिर वो अराजक स्थिति क्रिएट करके फिर नेक्स्ट स्टेप उनका चाइना है कि वो चाइना में भी कर दें। लेकिन अभी फिलहाल नेक्स्ट स्टॉप तो उनका भारत है, और भारत में जो लैब टेस्टिंग हुई है वो हुई है लेह में, लद्दाख में। तो चलिए देखिए, बाकी बातें तो आपको हर कोई बता ही रहा होगा। मैं जो एंगल आपको बताने वाला हूं उसकी चर्चा जो है वो आम मीडिया में कहीं पे भी है नहीं। तो दरअसल हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि वहां पे जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको वहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स मिले हैं उसके सर्वे में, जिसको प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं, PGE। अब इसके अंदर 6 अलग अलग टाइप के मेटल्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं, और वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर PGE के जो 6 मेटल कंपाउंड्स हैं वो है प्लैटिनम, प्लैडियम, रोडियम, र्यूथेनियम, रीडियम और ऑस्मियम। अब क्या होता है, ये सुनने में तो सिर्फ मेटल्स लग रहे हैं और लग रहे होंगे कि कोई केमिकल कंपाउंड है, हमको उससे क्या फर्क पड़ेगा? भाई फर्क पड़ेगा,
क्योंकि यही सारी चीजें जो है वो सेमीकंडक्टर को बनाने में, और जो बहुत सारे चिपसेट्स जो हमारे मोबाइल में लगते हैं, लैपटॉप्स में भी लगते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उसमें लगते हैं, उसमें यूज होते हैं। अब क्या है कि भैया भारत के पास तो है नहीं, भारत जो है वो लार्जली इंपोर्ट करता है, और अभी तक तो हम बनाते भी नहीं थे, चिप्स भी इंपोर्ट ही करते थे। अब हमने बनाना शुरू किया है, और मोदी जी की लगातार ये कोशिश है कि भैया आत्मनिर्भर भारत बनाओ। तो मोस्टली हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, चाइना के पास बहुत है। सबसे ज्यादा जो 70 मिलियन टन का जो पूरी दुनिया भर में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसका मोस्टली जो पार्ट है साउथ अफ्रीका में है, फिर रशिया में है, और फिर जिम्बाब्वे में है। तो अब सारा खेल यहीं से शुरू होता है। 6th शेड्यूल क्यों भारत सरकार नहीं करना चाहती है, उससे नुकसान कैसे कैसे हो जाएगा, ये यहीं पे ये आता है, जिसकी मांग ये सोनम वांगचुक जो है वो कर रहा है कि 6th शेड्यूल दे दीजिए, स्टेटहुड दे दीजिए। अच्छा अभी तक देखिए 2019 तक इनकी ये मांग थी कि हमको सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी बना दीजिए, जम्मू कश्मीर से अलग कर दीजिए। वहां की जो एपेक्स बॉडी है, जिसको लेह एपेक्स बॉडी बोलते हैं, लैब, और एक कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है KDA, क्योंकि वहां पे 2 ग्रुप हैं उस जगह में। एक तो बौद्धों का ग्रुप है, लेह एपेक्स बॉडी जिसको बोलते हैं, ये बौद्धों का ग्रुप है, और एक है KDA। KDA जो है वहां पे गुजर बकरवालों का ग्रुप है, जिसको शिया मुसलमान भी आप कह सकते हैं, वो एक मुसलमान की बैकवर्ड कम्युनिटी है। तो ये 2 कम्युनिटीज लेह लद्दाख में बहुत ज्यादा ही प्रोमिनेंट है और डोमिनेंट है। तो पहले ये जम्मू कश्मीर के साथ होने से परेशान थे, जब धारा 370 हटी तो इनको अपना अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, लेकिन अभी इससे खुश नहीं है। अब अचानक ये डिमांड इनकी उठ जाती है कि भैया हमको पहले 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। 6th शेड्यूल का मतलब ये होता है कि वहां जल, जंगल और जमीन की जो बात होगी उसके लिए ऑटोनोमस बॉडी वहां पे दे दी जाएगी, वो उसके फैसले करेगी। उसको ट्राइबल बेल्ट मान लिया जाएगा, आदिवासी क्षेत्र मान लिया जाएगा, और वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक संरक्षित क्षेत्र के दायरे में आ जाएगा। तो मतलब अब सरकार को वहां पे कुछ भी करना है तो डायरेक्टली वहां पे कर नहीं पाएगी, लोकल बॉडी का उसमें हस्तक्षेप होगा। अब ये हमारे लिए जियोपॉलिटिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एरिया जो है वो बॉर्डर का एरिया है। बॉर्डर हमारा चाइना से लगता है। आपको गलवान की घटना पता ही होगी, जो लास्ट वॉर, छोटा मोटा वॉर ही कह लें, उसमें काफी 120 के तकरीबन जवान दोनों तरफ के घायल हुए थे और मारे गए थे। गलवान पे एक मूवी भी आ रही है शायद सलमान खान की। ये वही एरिया है, गलवान यहीं पे है, और चाइना से हमारा बॉर्डर लगता है। अब क्या है कि कांग्रेस की सरकारों में तो हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कभी बनाई नहीं, क्योंकि उस वक्त 2013 में जो उनके रक्षा मंत्री थे, उनका ऑफिशियल बयान है कि अगर हम अपनी साइड पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तो इसी का यूज करके फॉरेन कंट्री वाले, जो चाइना वाले हैं, वो हमारे देश के अंदर घुस जाएंगे। तो क्या लॉजिक था भाई? लेकिन चलिए, फिर उनकी सरकार गई, पिछले 10 सालों से मोदी जी की सरकार है, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बनाया जा रहा है बॉर्डर के पास, ताकि जो मिलिट्री का मूवमेंट हो वो स्मूथ हो सके। ऑल वेदर रोड्स बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। तो अब ये 6 शेड्यूल में शामिल जैसे ही किया जाएगा तो अचानक से क्या होगा कि जैसे ही कोई पहाड़ी एरिया है, वहां पे जंगल भी नहीं है भाई। एक तो पहाड़ी एरिया है, बहुत सारे माउंटेन पीक्स हैं, माउंटेन डेजर्ट है वहां पे, तो वहां पे क्या जल जंगल बचाना चाहते हो? और वहां की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी बहुत कम है, लगभग 5 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। पर ये 6 शेड्यूल वहां पे लागू करा कर यही करना चाहते हैं कि जो वहां ऑटोनोमस बॉडी काउंसिल की होगी उसको अधिकार मिल जाएंगे, और जब भी सरकार या मिलिट्री वहां पे कुछ करना चाहेगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है उसको डेवलप करने की कोशिश करेगी, तो वो बॉडी जो है वो जल जंगल जमीन का मामला उठा करके और उस पर ये लगाएगी, रोक लगा देगी। फिर वो मामला कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट कितना सरकार को फेवर करता है या देश की सेफ्टी सिक्योरिटी को फेवर करता है ये हम सब जानते हैं। मतलब एक उदाहरण तो आप बंबई का ही देख लीजिए, 2019 के लगभग में जब उसकी सरकार बन गई थी उद्धव ठाकरे की, तो मेट्रो का जो काम था, जो चालू हुआ था, सरकार जो भाजपा की सरकार थी वो इसको 2019 में चालू करने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने आके बंद कर दिया कि अरे भाई पेड़ काट रहे हैं, पौधे काट रहे हैं, ये करके। और फिर इनकी सरकार, उस वजह से 2.5 साल ये प्रोजेक्ट रुका रहा और तकरीबन 10,000 करोड़ का घाटा हो गया। मतलब मेरा नहीं, ये तो उनका जो मेट्रो वाले हैं जो ऑफिशियल्स, उनका ऑफिशियल बयान, कितना घाटा हो गया, इतना हमको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भाजपा की सरकार आई, उन्होंने इसको चालू कराया और फिर जाकर के चालू हो पाया 2023 तक में। नहीं तो ये तो 2000 इनका टारगेट था कि 19 में ही चालू कर दें।
तो इस तरह के काम करते हैं, यही काम वहां पे भी होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया सेफ्टी सिक्योरिटी वाला मैटर, अब जम्मू कश्मीर का ही ले लें। जम्मू कश्मीर में सेफ्टी सिक्योरिटी के चलते ही सरकार जो है उसको ध्यान में रख करके वहां चुनाव नहीं करवाना चाहती थी, उसको भी यूटी रखा हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित कर दिया कि भाई आप करवाइए, करवाना पड़ गया और चुनाव हुआ। वहां लोकल बॉडी बैठी, वहां का लोकल सीएम बन गया, विधानसभा बन गई, और क्या हुआ फिर पहलगाम का अटैक होता है। तो क्या कोर्ट्स इस मामले में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं क्या? वो तो नहीं लेंगी, वो तो घोषित कर देंगी। और पता नहीं सरकार भी क्यों उनकी बात मान लेती है। भाई आप ये कह सकते हैं ना कोर्ट में ये आर्गुमेंट के तौर पे कि भैया अगर कल को कुछ वहां पे होता है तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? आप तो इसकी जिम्मेदारी लेंगे नहीं, तो आप डाल देंगे सरकार पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर उनका है। और यहां से घोषणा कर, और सरकार कह रही है कि भाई हम अभी नहीं करवाना चाहते, जब हमें सही समय लगेगा तो कराएंगे। और यही मुद्दा अब लेह लद्दाख का भी है, बनता जा रहा है, तो उनको अलग किया गया। अब ये जो है सोनम वांगचुक, इसमें जो है मेन प्लेयर बन के जो उभरा है, एक तो ये 3 इडियट मूवी ने इसको बहुत हवा दे दी, और एक तरह से प्रोपेगेंडा ही मूवी करेंगे। इसको लॉन्च करने के लिए और भारत में स्टैब्लिश करने के लिए एक फ्रेश फेस के रूप में वो मूवी बनाई गई थी। तब तो नहीं समझ में आया हम लोगों को, अब समझ में आ रहा है। उसके पहले कौन जानता था इसको? लेकिन फिर भी सरकार ने कभी भी डिनाई नहीं किया। वो लगातार एक हाई पावर कमेटी बना करके वहां की लोकल लीडरशिप से भी एंगेज कर रहे थे, और बीच बीच में सेंट्रल लीडरशिप से भी एंगेज कर रहे थे। अब देखिए इनको करने ही थे दंगे, ये इस बात से साबित होता है ताकि वहां पे डेवलपमेंट के काम हो ना पाए। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये लोग मिले थे तो उसके बाद नेक्स्ट मई में मिले थे, तो नेक्स्ट में 6 अक्टूबर को ये डेट दी गई थी सरकार से मीटिंग की। इस बीच में हाई पावर कमेटी लगातार वहां की लोकल लीडरशिप से मिलती रही थी, और 25 और 26 तारीख को सितंबर में ही फिर से मिलने का डेट दिया हुआ था सरकार हाई पावर कमेटी ने वहां की लोकल लीडरशिप से। अभी एक बात जो बताई जा रही है, बार बार आप सुन रहे होंगे कि कहा जा रहा है कि भैया इतने सालों से 5 साल से हम धरने पे बैठे थे, हमारी बात सुन नहीं रहे थे। वांगचुक भी यही कह रहा है कि हम इतने दिन 5 साल से धरने पे बैठे थे, तुम हमारी बात सुन नहीं रहे थे, भीड़ का पेशेंस खो गया, राजा हो गया। ऐसा नहीं है भाई, इनकी बातें बहुत सारी मानी गई हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये देखिए, ये जो लगातार जो डायलॉग लगातार इनके साथ चलता रहा है, तो उनकी रिजर्वेशन की मांग को माना गया कि वहां की शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो 45% रिजर्वेशन था उसको बढ़ा के 84% कर दिया गया। वहां की जो लोकल बॉडी काउंसिल्स होती हैं वहां पे औरतों का रिजर्वेशन 1/3 कर दिया गया। इसके अलावा वहां की जो लोकल लैंग्वेज है भोटी और पुर्गी, उसको ऑफिशियल लैंग्वेजेस में शामिल कर दिया गया, उसका दर्जा दे दिया गया। और उसके अलावा फिर 1800 वैकेंसीज निकाले। 1800 ऐसा सुनने में आपको कम लग रहा होगा, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि लेह लद्दाख की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है नहीं, तो 1800 वैकेंसीज भी निकाली गई थी तो लोकल लोगों के भर्ती के लिए और ये उनको नौकरी के लिए। तो डायलॉग से ये सारी चीजें चल रही थी। और अब जो 25 और 26 को ये फिर से हाई पावर कमेटी जो मिलने वाली थी, तो इसमें जो उनके जो मुद्दे थे, डिमांड स्टेटहुड की, 6 शेड्यूल की, इसको भी उस डिस्कशन में शामिल किया जाना था। तो कहीं ना कहीं डर उनको ये लग रहा था कि कहीं अगर सरकार मान लेगी तो तब तो हमारे पास मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। और उनको एक्चुअली मुद्दा ये नहीं था, क्योंकि देखिए लगातार इनकी डिमांड बढ़ी। पहले अलग करने की डिमांड बढ़ी कि भैया हमको जम्मू कश्मीर से अलग कर दो, अलग यूनियन टेरिटरी बना दो, उसमें बना दिया गया। तो उस समय सोनम वांगचुक ने सरकार का वीडियो बना करके धन्यवाद दिया था कि ये तो हमारी डिमांड थी, आपने मान लिया। लेकिन अब जब से फॉरेन पावर्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तब से क्या होना शुरू हो गया। पहले इन्होंने कहा कि 6 शेड्यूल कर दो, फिर डिमांड बढ़ा दी, फिर कहा कि हमको स्टेटहुड दे दो, फिर डिमांड और बढ़ा दी, बोला कि लोकल एपेक्स काउंसिल बना दो जो लोकल इश्यूज पे ध्यान रखेगी, और उसकी ऑटोनॉमस बॉडी बना दो कि उसकी अथॉरिटी हो जाएगी। वही जमीनों पे पहाड़ खोदे जाएंगे कि नहीं, जमीन लिए जाएंगे कि नहीं, और कौन कितनी जमीन अधिग्रहण करेगा, उस पर वो सुप्रीम बॉडी बन जाएगी, वो कर दो। फिर इसमें ये युवा रोजगार का भी मुद्दा लेके आ गए कि भाई रोजगार नहीं मिल रहा। फिर इन्होंने ये भी ले आया कि 2 सांसद दे दो। अब जैसे बहुत छोटी सी जगह है, वहां से एक ही सांसद होता है, तो इनका कहना है कि बौद्ध वाले एरिया के लिए अलग दे दो और शियाओं वाले के लिए अलग दे दो। भाई कितनी मांगे हैं, और तुम जैसे जैसे तुम्हारी मांगे मानी जाती जा रही हैं, तुम एक पे एक बढ़ाते जा रहे हो। तो जाहिर सी बात है, ये समझ में आ रहा है कि आप मांगों के लिए नहीं बैठे हैं, आपको किसी तरह से माहौल अराजक करना था। और अब जबकि दिख रहा था कि सरकार से बातचीत होगी और फिर सरकार कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव देगी, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का भी हाथ है। कांग्रेस तो लगातार ये कह रही है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी हो सकता है, पहले ये कह रही थी। फिर जब नेपाल में हो गया तो ये कहने लग गया कि नेपाल में जो हुआ भारत में होना चाहिए, यहां तक आ गई है। और अब उन्होंने कर ही दिया।
आप देखिए टारगेट किसको किया गया है। जब ये अराजकता फैलाएगी, जब वहाँ वायलेंस हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के ऑफिस को टारगेट किया और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस को टारगेट किया, सीईसी के, और उन दोनों को वहां पे जाकर के जलाया गया। क्यों भाई? अभी हालिया में राहुल गांधी का एक लेख भी छपा है द फाइनेंशियल टाइम्स में, शायद, मतलब लेख नहीं है वो, एक इंटरव्यू था, पर उसको एक लेख आर्टिकल के फॉर्म में छापा गया है। उसमें उनका कहना है कि हम जैसे जो ये वोट चोरी का जो मामला है, इसको हम कहीं फाइनल कंक्लूजन तक नहीं ले जाना चाहते। हम इसके जरिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और भारत की जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसको डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं, जो रेप्यूटेशन है उसको कम कर देना चाह रहे हैं, ताकि भारत की जनता का विश्वास ही उठ जाए और वो कहीं ना कहीं हम उससे एक मास प्रोटेस्ट जो है वो और ये करना चाह रहे हैं, मोटिवेट करना चाह रहे हैं। ये आर्टिकल में उनका लिखा हुआ है, उनका लिखा हुआ नहीं, मतलब उनके इंटरव्यू जिन्होंने उन्होंने दिया है फाइनेंशियल टाइम्स को, उसमें उन्होंने कहा है, आप भी जाके पढ़ सकते हैं। तो ये उनके इंटेंशंस हैं और ये उन्होंने कर ही दिया। दूसरी बात, ये सोनम वांगचुक जो है ये भी पुराना कांग्रेसी है। ये जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट की तरह प्रेजेंट कर रहा है और जिसको 3 इडियट मूवी की वजह से इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई कि एज अ साइंटिस्ट वगैरह, इतना अच्छा भी नहीं है। इसका बाप जो था वो कांग्रेसी था। उसके अलावे इसकी एक एनजीओ चलता है इसका, जिसका नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख। इसको सरकार ने कुछ जमीनें दी थी, लेकिन इरेगुलरिटीज वहां पे बहुत हो रही थी। उसी सारी इरेगुलरिटीज को ध्यान में रख करके सरकार ने इसके HIL का जो लाइसेंस, HIL नहीं, HIAL का जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया, मतलब जमीन जो थी वो वापस ले ली। उसी के बाद से ये प्रोटेस्ट भड़का। इसके अलावा इस पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह आरोप भी लगाया है कि भैया FCRA के अंदर ये फॉरेन फंड्स को रिसीव करता था, लेकिन ये तब से कर रहा है जब इसके पास उसका लाइसेंस था भी नहीं, और इसका आरोप भाजपा सरकार नहीं लगा रही। 2007 में मैं आपको डॉक्यूमेंट दे देता हूं यहाँ स्क्रीन पे। तो 2007 में ही कांग्रेस की सरकार ने इस पर आरोप लगाए थे और इसके लिए कमिश्नर का नोटिस जारी किया था कि यू हैव बीन demoralizing government staff by passing administrative offices like zonal education office, using undignified language and remarks showing baseless allegations against department and its functions. इसके अलावा you have been illegally occupying 200 canals of land without paying dues to the government. तो इस तरह की चीजें जो हैं ये कर रहा था। अब हालांकि सरकार ने उसके FCRA का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, तो इसके पर्सनल इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं और ये फॉरेन हाथों में खेल रहा है। पैसा इसको फॉरेन से आ ही रहा था। अब पता नहीं सरकार इतने दिनों से क्या कर रही थी, या चूंकि इसकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई थी समाज में, तो आप एकदम से तो हाथ डाल नहीं सकते, आपको किसी ना किसी चीज के लिए तो वेट करना ही पड़ेगा। अब सरकार के हाथ में ये मुद्दा लगा है और सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बाकायदे स्टेटमेंट जारी किया है कि किस तरह से इसने अरब स्प्रिंग की बात की, जेनजी प्रोटेस्ट की बात करके और जो जनता को है उसको उकसाया है। और जेनजी का प्रोटेस्ट तो था ही नहीं। अगर आप वीडियो भी देखेंगे जो हर जगह मीडिया में अवेलेबल है, तो वहां पे तो सब 35, 40, 45 साल के लोग हैं और खास करके मोस्टली तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं उसमें। अच्छा, एक चीज जो आपको बताना रह गया, इसमें जो पकड़े गए लोग हैं और जो घायल हुए लोग हैं वो सारे नेपाल के हैं। अब पुलिस और सरकार का ये कहना है कि तकरीबन 60 लोग जो हैं वो नेपाल के इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। नेपाल के और डोडा जो कश्मीर से है, वहां से तकरीबन 100 लोग ये ला करके ये प्रोटेस्ट, मतलब वहां के लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। बाहर से कांग्रेस वालों ने इंपोर्ट किए हैं लोग, जम्मू कश्मीर से और नेपाल से, इन लोगों को ला करके वहां पे प्रोटेस्ट करवाया है। क्योंकि नेपाल में तो अराजक हिंसा की सफलता के बाद वो अब यहाँ करना, वही किया भी उन्होंने। बीजेपी का ऑफिस जलाया, CEC का ऑफिस जलाया। खैर, कुल मिला के बात यही है कि इसमें फॉरेन हैंड जो है वो ये नहीं चाहता है कि लेह लद्दाख जैसे बॉर्डर स्टेट में स्टेबिलिटी रहे। भारत सरकार वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे ताकि फोर्सेस का मूवमेंट आसानी से हो सके। क्योंकि चाइना ने जो अपनी साइड पे है वो पिछले 40 सालों से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप कर लिया है और हम बहुत पीछे रह गए। और ऑब्वियसली वो लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये इनके लिए, उनके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन जाएगी। और जो स्वदेशी की बात चल रही है, आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, वो भी अगर हमको ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स जो वहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं वो हमको मिल जाएगा, तो हम अपने चिप्स बना पाएंगे, अपने सेमीकंडक्टर्स बना पाएंगे। तो वो नहीं बना पाएंगे अगर वहाँ पे 6 शेड्यूल लागू हो जाता है, तो उसमें भी हम पीछे रहेंगे, या फिर हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। खैर, हमारे यहाँ जो मिला है वो बहुत कम है, लेकिन जितना भी है तो सही। इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये कांग्रेस वांगचुक का सहारा लेकर के और फॉरेन फंडिंग का सहारा लेकर के भारत विरोधी ये गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
आजकल देखिए मीडिया में कुछ भी आ सकता है। सरकार को डिस्क्रेडिट करने के लिए कोई प्लांटेड खबर भी छापी जा सकती है कि भैया जो सरकार जो है इस तरह के करप्शन में लिप्त है, तो युवाओं को रोजगार नहीं दे रही, तो लोकल लोगों की संवेदनाओं का ध्यान नहीं दे रही, जैसा कि इस मैटर में किया जा रहा है। मेरा आपसे सिर्फ आग्रह यह है कि अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें। जो भी अफवाहें जितनी भी सोशल मीडिया पे फैल रही हैं उस पर एकदम से भरोसा ना करें, पहले कुछ रिसर्च भी करें, उसका काउंटर व्यू क्या है वो भी देखें, पढ़ें, उसको समझें और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो सही बात है, जो सामान्य मीडिया में जो मेन बातें जो छूट जा रही हैं, जो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो बात आप तक पहुंचाई जाए। जैसे जो रेयर अर्थ मिनरल्स वाला था और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला था कि क्यों 6 शेड्यूल होने से उसमें नुकसान आ सकता है, तो वो आप तक पहुंचे ताकि आप अपना एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकें। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको लगता है कि ये किसी और तक पहुंचना जरूरी है तो उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।